हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इससे पहले इसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। और इसमें आप सिलेबस देख लीजिएगा। मैंने जो ये पूरा तैयार किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में दे रखा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इस पार्ट में हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, और न्यूट्रिशन इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन एक ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। या आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर कोई एक प्रोसेस नहीं, इसके अंदर वो तमाम प्रोसेस आते हैं जिसके ज़रिए से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करती है, ऑब्टेन करती है और यूटिलाइज करती है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। किसको यूटिलाइज करती है, न्यूट्रिएंट्स को। अब ये क्या, इसको भी बता रहे हैं, ठीक है ना। विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस प्रोसेस के जरिए से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी हैं, सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। वो सब भी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, मतलब लेते हैं, हासिल करते हैं, और फिर उसको यूज करते हैं किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के जरिए से जो चीज़ ली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज़ आएंगी, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना पीना वगैरह है। अब उसको हम लोग खाना पीना नहीं कहेंगे, बल्कि जैसे कि कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ऐसे क्या हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है ना, डाइटरी फाइबर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी की ज़रूरत है, तो वही होती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोग ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स को, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके एनर्जी हासिल करने के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिएशन बोलते हैं, और उस प्रोसेस में जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया कि ये कुछ चीज़ें होती है, खाने पीने वाली चीज़ें, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट। आप कहेंगे यार हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ खाते हैं, हम तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं और मीट वगैरह खाते हैं, जो भी है। तो ये कहेंगे यार इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या, अरे यार इतना बेसिक तो आपको मालूम होगा कि जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ में मिनरल हमको मिल जाते हैं, कुछ चीज़ों में हमको क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर मिल जाते हैं, किसी में हमको फैट मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वहीं से हमको ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कि ये जो मेजर न्यूट्रिएंट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर क्लासेस हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी हमारी बॉडी को क्या है, ज़रूरत होती है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात किसी कर रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनमें मेजर जो हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो 7 हैं, वो ये हैं, ये क्लासेज हैं, ठीक है ना। एक क्या हो गया इसमें, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग आते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, और भी कई सारे आते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई है, इसलिए वो इसको क्लासेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। इनके अंदर ये कई सारी चीज़ें आती है। ऐसे प्रोटीन है तो प्रोटीन में सारी जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब आ जाती हैं। ऐसे क्या हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गए, जितनी भी अलग अलग टाइप की सब आ जाती हैं। इसमें मिनरल्स अलग अलग टाइप के वो सब आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, और डाइटरी फाइबर। तो ये क्या है, हमारे मेजर क्लासेस है किसके, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है ना। और इन्हीं न्यूट्रिशन को अंदर लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको 2 तरीके से बांटा गया है, ठीक है ना। एक होगा मैक्रो और दूसरा हमारा क्या है, माइक्रो। अब इसको कैसे बांटा है, तो इनको बांटा है कि मतलब अगर जिस न्यूट्रिएंट को हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, यानी हमारी बॉडी को उनकी नीड क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, ठीक है ना, बड़ा।
हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो मतलब हमको छोटे अमाउंट में चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब ज़्यादा ज़रूरी है और ये कम ज़रूरी है, नहीं नहीं, ये मत कहिएगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसको नहीं लेंगे तो आदमी मर जाएगा, और ये कम ज़रूरी है, इसको नहीं लेंगे तो आदमी नहीं मरेगा या उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मतलब नहीं है इसका। बल्कि ये कि ये हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और ये हमको कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ज़रूरी दोनों है, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों आ जाते हैं आपके इसी में मैक्रो के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आपके सिलेबस में पूछा था ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों ये आ जाते हैं आपके मैक्रो के अंदर, और ये जो दोनों हैं, ठीक है ना, विटामिन और मिनरल्स, वो आते हैं आपके माइक्रो के अंदर। और ये जो दोनों है ना, ये इनको जैसे बोलते हैं ना, इलेक्शन होता है तो उसमें निर्दलीय होते हैं, हालांकि ये भी हमको ना ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन जब डिवीज़न किया गया इनका तो इनको इसके अंदर नहीं डाला गया है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। ये भी हमको ज़्यादा अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, वाटर भी और डाइटरी फाइबर भी, लेकिन इनको ना तो मैक्रो के अंदर इनको ऐड किया गया, ना तो माइक्रो के अंदर इनको ऐड किया गया है, लेकिन चाहिए ये भी हमको ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। तो मैक्रो क्या होते हैं, जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, ठीक। अब उसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है हमारा एक, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए। ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको इससे मिलती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स है। यानी जैसे कि मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, आपने प्रोटीन भी खाया, आपने फैट भी खाया, हालांकि फैट से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी सबसे पहले नंबर पे किसको यूज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। क्यों कि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, बॉडी बहुत आराम से इसको तोड़ लेती है और आराम से इससे एनर्जी बना लेती है। अगर मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है और ग्लाइकोजन भी नहीं है बॉडी के अंदर, तब हमारी बॉडी क्या है, जाती है प्रोटीन की तरफ और उससे फिर एनर्जी बनाती है, फैट की तरफ जाती है और उससे एनर्जी बनाती है बाद में, लेकिन पहले को इसको प्रीफर करती है कार्बोहाइड्रेट को, इसीलिए हम लोग इसी को पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो और ये भी कहा जाता है कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक। अब ये हमको कहाँ से मिल जाता है, तो हमको जो हमारे अनाज वगैरह हैं, ठीक है ना, धान, गेहूँ, चावल वगैरह जो है उससे मिल जाते हैं, फ्रूट से मिल जाते हैं, वेजिटेबल वगैरह से मिल जाता है हमको, मतलब भारी मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, ठीक। अब अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने के लिए, तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपको ब्रैकेट में दे रखा मैंने। अभी जो एक एडल्ट आदमी होता है उसको कितना मतलब कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है या जो फैट है, जो क्या कहते हैं, जो प्रोटीन है, उससे जो हमको एनर्जी मिलती है, तो उसको हम लोग कैलोरी के अंदर नापते हैं। किस में नापते हैं, कैलोरी के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 ग्राम क्या कहते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, मान लीजिए ग्लूकोज लिया, तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो उसको हम लोग नापते हैं किस में, कैलोरीज के अंदर। 1 ग्राम में हमको 4 कैलोरी क्या एनर्जी मिलती है, क्या है, 4 किलो कैलोरी भी बोलते हैं और कैलोरी भी बोलते हैं, 4 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिल जाती है उसको, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो एक एडल्ट आदमी को कितना, मतलब एक दिन के अंदर कितना किलो कैलोरी मतलब एनर्जी चाहिए होती है, या इसको सीधे बोल देते हैं कितना कैलोरीज चाहिए उसको, तो 2500 से लेके 3300 कैलोरीज पर डे एक एडल्ट आदमी को चाहिए, ठीक है ना। वो उसके लिए नहीं है जो दिन भर सो रहा है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना एक्सरसाइज करना, ना दौड़ना, ना चलना, कुछ नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि जो आदमी काम कर रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको कितना चाहिए, 25 से 3300 के करीब चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो 25 से 3300 है, ये सब हमको कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये सारे 2500 या 3300 हमको सारा ये कैलोरी हमको कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता, बल्कि हमको कितना लेना है कार्बोहाइड्रेट से कम कितना 1100 से 1148 से 1658, एक रफली आप इसको मान लीजिए कि मतलब 1100 से लेकर 1600 तक की जो किलो कैलोरी है या कैलोरीज है, वो हमको कहाँ से मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। यानी 2500 चाहिए, तो उसमें हमको कितना क्या कहते हैं 1100 या 1200 करीब हमको किससे चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। बाकी जो बच रहा है वो हम कहाँ से लेंगे, तो वो हमको फैट से मिल जाएगा और प्रोटीन वगैरह से या दूसरी और जगहों से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इतना हमको किससे चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से चाहिए होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है, तो 4 कैलोरीज होते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कैलोरीज होते हैं, 4 किलो कैलोरी होते हैं, या कैलोरी भी बोलते हैं आप। तो इस तरीके से हमको अगर पूछा जाए कि एक दिन में एक आदमी को एडल्ट जो है, ठीक है ना, नॉर्मल एडल्ट आदमी, जवान आदमी, तो उसको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसको तकरीबन चाहिए 287 ग्राम से लेकर 415 ग्राम तक, ठीक है ना, डेली। कितना,
तकरीबन मतलब समझिए कि 1 पाव से आधा किलो के करीब उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है रफली, ठीक है ना, रिकमेंडेड है इतना ये। इसके लिए जो 19 से 22 ईयर के बीच में जो एक आदमी है ना, ठीक है ना, एडल्ट है उसके लिए, और ये मर्द की बात हो रही है। और जो फीमेल है उसको कितना चाहिए डेली, तो उसको चाहिए 1500 से 2500 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं जो नॉर्मल वीमेन है यानी 19 या 22 ईयर के बीच में जो है उसको इतना चाहिए। अब अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका फिर अलग होता है, वो बढ़ जाता है थोड़ा सा उसमें, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, तो वो हम उससे हमको खास तौर से क्या मतलब होता है, एनर्जी लेने की जरूरत होती है। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, खास तौर से ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, या ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। या फिर ये कि हमारे जो प्रोटीन, ऐसा नहीं कि वो हम एक बार बन गए तो वैसे रहते, प्रोटीन टूटते भी रहते, बनते रहते, ठीक है ना। तो उनको दोबारा से मान लीजिए हमने जिम किया तो प्रोटीन टूटते हैं, अब उसको बनाना है तो उसके लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है ना। दीज आर फाउंड इन मीट, ये कहाँ से मिलता है हमको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, तो हमको मिलता है मीट से, ठीक है। और कहाँ से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाते हैं, ऐसे फिश से मिल जाता है, एग से मिल जाता है, जो नट्स होते हैं, जो फलियां होती हैं, जैसे कि मूंगफली हो गया, और भी जो फलियां वहां से मिल जाता है। ऐसे क्या है, हमको बीन से मिल जाता है। बीन इसको हम लोग बोलते हैं सेम, ठीक है ना। ये बीन वो नहीं है जो लेके बजाते हैं वाला बीन नहीं है, बल्कि ये जो खाने वाली सेम आती है ना, सेम फलियां होती हैं एक तरीके से मटर की तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है ना। तो उसमें हमको मिल जाते हैं मटर के दाने, वहां से भी हमको मिल जाते हैं प्रोटीन वगैरह। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बन के मिलके बना होता है, वो शुगर से मिलके बना होता है, सिंपल शुगर से। वो किससे मिलके बना होता है, सिंपल शुगर से मिलके बने रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज से मिलके बन रहा है, या लैक्टोज से, फ्रक्टोज से, ये सबसे मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसको हम लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से बनते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोटीन है ना, या आप ये भी कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी मोनोसेकेराइड से मिल के क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ऐसे ही जो प्रोटीन होते हैं ना, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी क्या, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको अमाइनो एसिड को यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनते भी हैं, ठीक है ना, हम लोग खाते भी हैं और टूट जाते हैं, अमाइनो एसिड बन जाते हैं, और फिर उसको क्या, हमारी बॉडी जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से प्रोटीन भी बनाती रहती है, ठीक है ना। तो अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के जरिए से कितने अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं, 20 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब ये अमाइनो एसिड की डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो बायोकेमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर में है वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से एलिमेंट इनके अंदर जुड़े रहते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें वहां पे आप पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्ले लिस्ट जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे कार्बोहाइड्रेट पे पूरा एक चैप्टर है, प्रोटीन पे पूरा एक चैप्टर है, लिपिड के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना, मिनरल के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वाटर के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसको आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां से पढ़ लीजिए अभी। तो 20 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके। अब उनमें से ना, अब इसमें अलग अलग ये होती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अब 20 में से ना ये माना जाता था कि 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब ये कि उनको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है अपने खानों के अंदर, और इन 10 में से 8 ऐसे हैं जो एसेंशियल होते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। सेमी एसेंशियल का मतलब यह है कि हमारी बॉडी उनको थोड़ा बहुत बना लेती है और थोड़ा हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो जो 2 हैं जो सेमी एसेंशियल हैं वो हैं हिस्टीडीन और आर्जिनिन, ठीक है ना, जिनको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको एसेंशियल बोला जाता है। इसलिए एसेंशियल नहीं बोलते हैं कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी दोनों हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी खुद उसको बना लेती है, इसलिए हम लोग उसको एसेंशियल नहीं बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती और हमको बाहर से लेना रहता है उसको अपने खानों के अंदर, अपने डाइट के अंदर, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल। तो ये हमारे सामने 10 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है ना। पहले ये कहा जाता था कि इनमें से 8 जो हैं, ठीक है ना, इन दोनों के अलावा ये क्या है, ये बाकी जो हैं वो क्या है, ये सब हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये दोनों जो हैं, ठीक है ना, हिस्टीडीन और आर्जिनिन, ये क्या है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। क्या है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। फिर उसके बाद अब ये कहा जाता है कि ये आर्जिनिन को भी निकाल दिया गया,
कहा कि अब यही सिर्फ क्या है, सेम ही है, बाकी ये जितने हैं, ये जो 9 बच रहे हैं, ये सब क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा कि ये जितने 9 हैं ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, और ये आर्जिनिन को अब सेमी एसेंशियल माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इसको दे दिए हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, ठीक है ना, इसको ये थोड़ा सा एक मतलब रहता है कैसे याद करें, मतलब याद नहीं रहते, आपको नाम तो याद रहेंगे लेकिन इसके बाद एक और है, इसके बाद कौन सा याद नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक दिया जाता है, वो है वीआईपी हॉल में टीटी। आप उसको 10वीं से या 12वीं से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि वीआईपी हॉल में टीटी। अब यहाँ से सेम ऐसे ही बनाते चले जाइए, 20 हो जाएगा आपका वेलिन, आइस हो जाएगा आपका आइसोलिन, पीस हो जाएगा आपका यहाँ पी है ना, तो फेनाइल एलानिन हो जाएगा, फिर उसके बाद हिस्टिडीन हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा। ठीक है ना, आर्जिनिन हालांकि निकाल दिया गया लेकिन फिर भी आप इसको मतलब इसके हिसाब से सही है, तो आर्जिनिन को रखिएगा। फिर उसके बाद ल्यूसीन, लाइसिन, उसके बाद आपका हो जाएगा मेथायोनिन, फिर ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। ठीक है ना, तो ये आपके 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए हैं। उसके बाद अब आता है आपका तीसरा जो मतलब अब तीसरा आता है आपका फैट। ये भी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। 3 मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो तीसरा फैट है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, जिसको हम हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो ये भी ये फैट है ना, फैट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है, एनर्जी के सोर्स होते हैं, और बल्कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, फैट से ही मिलती है। 1 ग्राम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है, उससे हमको 4 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन अगर वही 1 ग्राम फैट है तो उससे हमको तकरीबन 8 या 9 किलो कैलोरी मिल जाते हैं। तो इससे एनर्जी हमको ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना, और ये जो क्या कहते हैं फैट हैं, ये विटामिन को क्या है, मतलब जो फैट सोल्यूबल विटामिन उनको स्टोर करके भी रखते हैं। ठीक है ना, ये फैट हमारे क्या है, एडिपोज टिश्यू के नीचे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको ये स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, बॉडी के अंदर। और क्या है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और हमारे सेल के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, हमारे सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या आपने पढ़ा कि फोस्फोलिपिड का बना होता है उसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड का बना होता है, तो उसमें ये लिपिड फैटी तो है। ठीक है ना, तो उसके स्ट्रक्चर बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्या कहते हैं, ये बॉडी को हमारे कोल्ड से, ठंडी लगने से बचाते हैं। जिस आदमी की चर्बी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फैट ज़्यादा रहता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, उसको ठंडी कम लगती है। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी कैन मेक फैट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से क्या है, मतलब फैट को बना सकती है। हमारी बॉडी फैट को कार्बोहाइड्रेट से बना सकती है, लेकिन 3 ऐसे मतलब एसेंशियल फैटी एसिड हैं, 3 ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड, फैट नहीं बोल रहा हूँ, फैटी एसिड और क्या कहते हैं ग्लिसरॉल वगैरह मिलके फिर क्या है, फैट बनता है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं 3 ऐसे फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है और उसको हम बाहर से लेते हैं। ठीक है ना, हमको ज़रूरत होती है कि हम उनको बाहर से लें। तो वो कौन से हैं तीनों, तो एक है आपको लिनोलेइक एसिड, क्या है, लिनोलेइक एसिड, दूसरा है आपका लिनोलेनिक एसिड, और तीसरा है अरेकिडोनिक एसिड। और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, तो जैसे सरसों का तेल वगैरह हो गया उसमें थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है, ऐसे ही जैतून का तेल हो गया उसमें हमको मिल जाता है, और क्या कहते हैं बादाम वगैरह हो गया उसमें हमको मिल जाता है, नट्स वगैरह में ये हमको मिल जाता है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जैतून हो गया उसमें हमको ये जो तीनों एसेंशियल क्या कहते हैं फैटी एसिड है वो मिल जाते हैं, हमको ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, मैक्रो यानी जो हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो, जो हमको कम अमाउंट में चाहिए लेकिन होते बहुत ज़रूरी हैं ये भी। ठीक है ना, दीज आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको कम अमाउंट में चाहिए, बट देयर डिफिशियंसी में कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। लेकिन इनकी कमी की वजह से क्या होता है, आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, थ्रेटनिंग का मतलब होता है जो आदमी को एकदम मतलब डेंजरस कंडीशन में लेके चली जाए। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं, यानी आदमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर इनकी कमी हो जाए। ठीक, अब इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें आता है हमारा मिनरल और विटामिन्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स ये एलिमेंट्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब ये एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट आपने पढ़ा होगा ना, पूरा चार्ट है एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स में से होते हैं ये। अब वो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं उन्हीं एलिमेंट्स में से जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है ना, और भी हैं कई सारे। ये जो है ना, ये मैंने बताया सोडियम क्या कहते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स। और जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, और क्या कहते हैं और भी कुछ हैं, तकरीबन ये 20 के करीब होते हैं, 20 या 21 22 के करीब जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, जिंक और सेलेनियम, ये हमको चाहिए होते हैं लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमको इनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। अब आपके सिलेबस में पूछ रखा है कि इनके फंक्शन क्या हैं और ये हमको कहाँ से मिलते हैं और इनकी कमी की वजह से क्या बीमारियां होती हैं। आपके सिलेबस में इनको अलग अलग पूछ रखा है, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ पढ़ा दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। अब एक इसका फंक्शन यहाँ पे पढ़ा दूँ, फिर पता चला कि सोर्स कहीं और पढ़ा है, फिर एक उसका डिफिशियंसी डिसीज अलग पढ़ा है, तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सबको एक साथ में ऐड कर दिया है। तो पहले हम लोग लेते हैं कैल्शियम को, ठीक है ना। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, हमारे हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए, और क्या कहते हैं हमारे दांत जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में यानी कट गया ब्लड निकल रहा है तो ब्लड का थक्का जमता है, क्लोटिंग में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्या है, हेल्प छूट गया है, हेल्प लगा लीजिए, इट इस हटा दीजिए, ठीक है ना। इट हेल्प्स द बॉडी इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ऐसी और भी मसल्स है, स्मूथ मसल्स उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लैडर है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जीआईटी उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे इट एक्ट्स एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, अभी आपने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है। एक सेल के अंदर कोई मैसेज ले जाना इधर से इस कोने तक, तो उसके लिए मैसेंजर का काम कौन करता है, ये कैल्शियम काम करता है, ठीक है ना। ये हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमको मिलता है मिल्क से, ऐसे क्या है दही से मिल जाता है, योगर्ट से मिल जाता है, चीज़ से हमको पनीर से मिल जाता है, यानी आप डेयरी प्रोडक्ट कह दीजिए उससे मिलता है। ऐसे हमको ये कहाँ से मिल जाता है, ये जो इस छोटी मछलियाँ होती है ना, जो मतलब उनके कांटों के साथ, हड्डियाँ बोल रहे हैं लेकिन वो मतलब क्या है, कांटे, ठीक है ना, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनके कांटों के साथ उसको खाएं तो उससे भी हमको मिलता है कैल्शियम। ऐसे जो बीन्स वगैरह होते हैं उससे मिल जाता है, पीज होता है जो फलियां होती हैं उससे मिल जाता है, मटर के दाने वगैरह हैं, ऐसे क्या है ये सब क्या है कैल्शियम के सोर्स हैं। अब डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, तो एक हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये है कि लो ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। और क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियां क्या होती हैं कमजोर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती हैं, बड़ी जल्दी एकदम टूट जाती है, भुरभुरी हो जाती हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, टेटानी बोलते हैं, टेटानी का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मसल्स के अंदर अपने आप कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हाथ हिलने लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, अगर बड़ों के अंदर होता है, ठीक है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, दर्द होता है उनके अंदर, पतली सी हो जाती हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों के लिए, और न्यू सेल के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, मैग्नीशियम की, ठीक है ना। इसके सोर्स क्या है, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि पालक का साग हो गया और भी जो साग वगैरह हैं, ठीक है ना, उससे हमको मिलता है। और कहाँ से मिलता है, सीरियल जो अनाज वगैरह होते हैं, धान चावल गेहूँ जौ बाजरा, तो जो अनाज वगैरह है मक्का वगैरह, वहाँ से हमको ये मिल जाता है। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, फटीग मतलब बदन में दर्द सा होगा, सुस्ती सी आएगी, कमजोरी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगा, नोजिया और वोमिटिंग हो सकते हैं, ठीक है ना, मतली हो जाएगा, उल्टी वगैरह होगी। उसके बाद हमारा सोडियम, तो इसके फंक्शन क्या है, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन नर्व फाइबर्स, जो हमारे क्या कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को लेके जाते हैं और लेके आते हैं, ठीक है ना, वो मोटर न्यूरॉन होते हैं।
अब ये न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। एक लेके जाता है दिमाग तक किसी बात को, फिर वहां से एक लेके वापस आता है, ठीक है ना, न्यूरॉन। ऐसे क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी गर्म चीज को छू रहा हूं तो एकदम से हमको सेंस मिलता है, तो जो ये नर्व होते हैं उसमें एक तरीके का समझिए इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बनते हैं, वो लेके जाते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन उनको ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डर ऐसे आवाज नहीं भेजता है, कुछ कह के नहीं भेजता, बल्कि वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं एक तरीके से, जो मतलब उस मैसेज को लेके जाते हैं जिस ऑर्गन तक जाना है, ठीक है ना। तो उसमें सोडियम क्या करता है, उसमें जरूरत पड़ती है उस ट्रांसमिशन के लिए सोडियम की, इसलिए कि वो जो इंपल्सेस बनते हैं वहां पे होता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल आप आगे हो सकता है कहीं पे आए तो डिटेल में पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पे है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहीं होगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। तो उसके लिए हमको सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्या, इट हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही क्या है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ, ये ब्लड है, वुड नहीं है, क्या है, ये ब्लड है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर ब्लड की विस्कोसिटी यानी उसकी गाढ़ापन कितना रहेगा उसको मेंटेन करने में सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैसे कि ये जो किडनी है ना, वहाँ से किडनी क्या है, सोडियम को कभी बाहर निकालती है ज़रूरत के हिसाब से, कभी अंदर। अगर ये सोडियम बाहर निकलता है तो साथ में पानी भी बॉडी से बाहर निकलता है, और अगर सोडियम अंदर रुकता है तो साथ में पानी भी रुकता है, और ये लेके किडनी से वापस रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। अब वो पूरा एक मतलब फिजियोलॉजी है, तो ठीक है ना। तो ये सोडियम अगर बॉडी के अंदर रुकता है तो पानी को भी ब्लड के अंदर रोक के रखता है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है, वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। सोर्स कहाँ से, ये कहाँ से मिलता है हमको, तो नमक खाते हैं वहां से मिल जाता है, मीट में हमको मिल जाता है, नट्स में मिल जाता है, सीड से जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे दाने होते हैं, मसूर की दाल हो गई, और भी जो दाने वगैरह होते हैं वहां से मिल जाता है। और क्या है, तो ये इसके क्या है, गुड सोर्स हैं। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं इसको। अब फॉस्फोरस, तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है ना। कैल्शियम की तरह से इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसी क्या, इट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, उसके फॉर्मेशन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, डीएनए के अंदर। और क्या है, इट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एटीपी और एडीपी जो बनता है, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो उसके फॉर्मेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, और यही जो एटीपी होते हैं इसको हम लोग एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी यूज़ करती है, हमारा सेल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सीधे ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ग्लूकोज से ही फिर एटीपी एडीपी बनता है, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, मीट से मिल जाता है, फिश से मिल जाते हैं हमको, सीरियल से, पल्स से और नट्स वगैरह से मिल जाते हैं। इनकी कमी की वजह से क्या होगा, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये बच्चों में होता है तो उसको रिकेट्स बोलते हैं, बड़ों में होता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। हड्डियाँ कमजोर वगैरह हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ठीक है ना। आयरन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके, ये आयरन जो है ये माइक्रो में आता है, ठीक है ना, ये मैक्रो नहीं है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा जो वो माइक्रो, वो मैक्रो थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये माइक्रो के बारे में, ठीक है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एचबी यानी हेमोग्लोबिन के बनने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आरबीसीज का अच्छे से प्रोडक्शन होने के लिए, आरबीसीज का हेल्दी आरबीसीज के बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो फिर आदमी को क्या होता है, अनेमिया हो जाता है, इसलिए कि आरबीसी सही से बन नहीं पाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनफ अमाउंट में कमी हो जाती है हेल्दी आरबीसीज की, ठीक है ना। फिर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी, कमजोरी सी आएगी, इसलिए कि ऑक्सीजन को लेके ही जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है बॉडी के अंदर, सांस फूलने लग जाएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे आपका सांस फूलने लग जाएगा। ऐसे क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसे क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ए हेल्दी आरबीसीज, बात वही है, ठीक है ना। सब घुमा फिरा के इधर से हो रहा है, ठीक। और क्या, ये हमको कहाँ से मिलता है, तो जो रेड मीट होता है वहाँ से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, लीवर से मिलता है, एग योल्क से यानी अंडे की जो जर्दी होती है वहाँ से मिल जाता है, और फिश से मिलता है हमको, ठीक है ना। डिफिशियंसी से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी अनेमिया हो जाता है। क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी अनेमिया हो जाता है, यानी आयरन की कमी की वजह से हमारे आरबीसी सही से बन नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, ठीक है ना। अनेमिया अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ब्लड का लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, आरबीसी बहुत सारे खत्म हो गए, तो वो भी एक तरीके का अनेमिया है, ठीक है ना। या मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा दिक्कत हो गई कि हमारी जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ है वो खुद हमारे सेल को मारने लगे, या बीमारी हो गई, जैसे कि मान लीजिए कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। मलेरिया में आरबीसीज पे अटैक करते हैं वो, तो उसमें आरबीसीज की कमी हो गई, तो अलग अलग तरीके से अनेमिया होता है, ठीक है ना। विटामिन की कमी की वजह से भी परनिशियस अनेमिया हो जाता है।
तो आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जिंक, ये भी माइक्रो में आता है। तो इंजाइम के फॉर्मेशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इंजाइम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के डाइजेशन वगैरह जो भी होता है ना बॉडी के अंदर, वहाँ पे ये काम करते हैं। या कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ना वो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं इंजाइम, ठीक है ना। ये भी प्रोटीन वगैरह के ही बने होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट होते हैं कुछ, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये मतलब उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा कई बार कैटलिस्ट की तरह से ये काम करते हैं, यानी रिएक्शन को करने में आसानी कर देते हैं। ऐसे क्या, इट रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, याद रखिएगा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए मतलब अच्छे से फॉर्म हो उसके लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन शायद सेकेंड ईयर में भी पूछा था कि किस मतलब मिनरल की कमी की वजह से आदमी का जो वुंड होता है वो हिल नहीं होता, मान लीजिए चोट लग गया वो भर नहीं रहा है, तो पूछा कि किस मिनरल की कमी की वजह से होता है, तो जिंक, ठीक है ना। जिंक की कमी हो जाए तो आदमी को घाव हो गया, चोट लग गई कहीं पे, तो जल्दी से भरता नहीं है वो। कहाँ से मिलता है हमको जिंक, तो हमको मीट से मिल जाता है, फिश से मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट से, और पल्स वगैरह जो दाल वगैरह होती है वहाँ से मिल जाता है। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, आदमी को डायरिया हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, और डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं, शुगर की बीमारी बोला जाता है जो नॉर्मली, उसी को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है। और क्या, डिले इन वुंड हीलिंग, और आदमी का जो जख्म है, जो घाव है, जो सोर हो गया है, ठीक है ना, वो जल्दी से भरेगा नहीं। अब एक है आयोडीन, इसका नंबर डालना भूल गया हूँ, पता नहीं कौन सा नंबर था, पांचवा छठा जो भी हो, ठीक है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। उसका आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, और फार्माकोलॉजी में भी है कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भी कई सारे फंक्शन है उसके, ठीक है ना। अगर इसकी मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो आदमी को लिबिडो हो जाता है। अब ये बताइएगा लिबिडो क्या होता है, कमेंट करके, आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। लिबिडो क्या होता है, ठीक। अगर इसकी कमी हो जाए बहुत ज़्यादा तो आदमी को लिबिडो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो आदमी को मतलब क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, आदमी मतलब क्या कहते हैं, इनफर्टाइल हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है ना। तो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए हमें इसके आयोडीन की ज़रूरत होती है। ऐसे क्या, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के लिए, बल्कि बॉडी नहीं बल्कि बॉडी एंड ब्रेन भी कर लीजिए, ठीक है ना। और क्या, सोर्स कहाँ से मिलता है हमको, तो ये हमको मिल जाता है, फूड इन लेवल नहीं है, ये टेबल है, ठीक है ना। फाउंड इन टेबल साल्ट, जो टेबल साल्ट होता है वो हमको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। हमारे नमक में मिल जाता है, मिल्क में मिल जाता है, सी फूड एक आता है दाना, वहाँ से हमको मिल जाता है, ठीक। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो गोइटर हो जाएगा, वो निकल जाता है ना घेगा आगे, यहाँ फूला सा हो जाता है, फोड़ा जैसा बड़ा सा, तो उसको गोइटर बोलते हैं। ऐसे क्या होगा, इसकी वजह से और क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड से जो मतलब हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन T3 T4 वगैरह, तो ठीक है ना, उनकी कमी हो जाती है, ठीक है ना। अब बहुत सारी दिक्कतें होती है इसकी कमी होने की वजह से, उसकी वजह से फिर और क्या हो जाएगा, क्रेटिनिज्म हो जाता है, यानी आदमी का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म हो जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ये भी क्या एक तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन, ठीक। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के लिए और उसके फंक्शन के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, कार्बन वगैरह से बना हुआ है समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हमारे जो सेल होता है ना, सेल खुद बहुत सारा फंक्शन करता है, उसके फंक्शन करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन ना हो तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सेल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एक, उसके बनाने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब विटामिन सेल की कैसे मदद कर रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। आप कहेंगे यार ये क्या मतलब ऐसी बातें कह रहे हैं कि सेल के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। जी हाँ, सेल मतलब अपना काम सही से कर पाए उसके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देखते हैं जो मतलब औरतें ज़्यादातर जाती हैं इंजेक्शन लगवाती हैं ना, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, जो लाल लाल सा दिखता है, तो वो ताकत का इंजेक्शन कहते हैं, ताकत का इंजेक्शन। तो उसमें क्या लगाते हैं, मिथाइल कोबालामिन लग गया, मल्टीविटामिन, यही सब तो लगाया जाता है, आयरन का इंजेक्शन लग जाता है।
तो ये सब क्या असल में सेल के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा, सेल क्या है अच्छे से काम करने लगेगा तो एनर्जी आ जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि ताकत का इंजेक्शन लग गया। ठीक है, तो देखते हैं तो कहाँ कहाँ पे कैसे ये काम करता है। बहुत सारे फंक्शन है, कुछ हम यहाँ पे आपको मतलब सिर्फ समझाने के लिए इस बात को कि इसके फंक्शन को और इसके स्ट्रक्चर को क्या है मतलब विटामिन मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट करते एक तरीके से, वो देखने के लिए। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपने भी पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिज्म में कई सारी चीज़ें, कुछ बनाया जाता है कुछ तोड़ा जाता है, ऐसे एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है। तो उसके लिए सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, खासतौर से विटामिन बी की। ठीक है ना, विटामिन बी में भी B1, B2, B3, B6 और B12 आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATPs, जो एनर्जी बनते हैं ना हमारी बॉडी जिसको यूज़ करती है ताकत के लिए। अगर ATPs ना हो, आपके अंदर ग्लूकोज भरा हुआ हो और ATP नहीं बन पा रहे तो आप कमज़ोरी सा फील करेंगे। अब एनर्जी जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हाथ चलाना है तो मैं नहीं चला पा रहा हूँ इसलिए कि ATP नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ATP की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब ये ATP कैसे बनता है तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनता है। सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू भी बनता है ATP। तो वहाँ पे हमको ना विटामिन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें विटामिन बी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जो विटामिन होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये कहेंगे फ्री रेडिकल्स क्या है, कुछ ऐसे मतलब आयंस वगैरह हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हो जाते हैं कई बार, जिन मतलब जो किसी के साथ बाइंड किए हुए नहीं घूम रहे थे उधर किसी के साथ चिपक जाते हैं। अब उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। ठीक है ना। अब उनको एलिमिनेट करते हैं, उससे सेल को, वो सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो सेल को बचाते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। ये उनके साथ में जाके बाइंड कर लेते हैं, फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है ना। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनको सेल या ये फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज ना कर पाए तो उसको रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, तो ये एंटीऑक्सीडेंट में कौन सा आ जाते हैं हमारे, जैसे विटामिन सी हो गया, ऐसे विटामिन ई हो गया, ये होते हैं हमारे क्या है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन को भी रोकते हैं। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऐसे क्या है डीएनए सिंथेसिस में हमारे मतलब विटामिन काम आते हैं। डीएनए बन रहा है यानी क्या है सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए बनता है। ठीक है ना, तो उसमें हमारे विटामिन काम आते हैं, जैसे कि विटामिन B9 हो गया, विटामिन B12 हो गया। ये क्या होता है बहुत ज़रूरी होते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए या डीएनए के रिपेयर के लिए। ऐसे ही सेल का जो क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो मजबूती है उसको बनाए रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो अब मुझे मतलब गला मेरा सूख चुका है बिल्कुल। काफ़ी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं मुझे कंटिन्यू बोलते हुए। अब एनर्जी मेरी भी ख़त्म हो रही है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ विटामिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा कि मतलब कैसे ये हमारे इस सेल की मदद करते हैं। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, मैं थक चुका हूँ। फैट सोलुबल विटामिन होते हैं और एक दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है ना, फैट सोलुबल विटामिन वो होते हैं जो फैट के अंदर मतलब क्या कहते हैं घुल जाते हैं और बॉडी हमारी उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक है ना, उसको फैट के अंदर हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है। अगर मतलब वो आज नहीं खाया, कल नहीं खाया, परसों 2-4 दिन नहीं खाया तो वहाँ से स्टोर है वो यूज़ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया और विटामिन बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स, इसमें भी B12 वगैरह जो है वो स्टोर हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो इनको हमको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि ये वाटर के साथ में डिज़ोल्व हो जाते हैं और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको बार बार खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वाले जो हैं ये अगर हम थोड़ा कम भी खाएंगे तो काम चलेगा। इसमें कौन से आते हैं विटामिन A, D, E और K, जिसको आप कह सकते हैं कीड़ा। ठीक है ना, केड़ा या कीड़ा, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा कि ये जो है ना ये क्या होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। उसके अलावा जो C और B है ये क्या होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब इनको हमको थोड़ा सा कम अमाउंट में लेने की ज़रूरत होती है और इनको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में यानी डेली लेने की ज़रूरत होती है, ताकि ये मतलब बार बार निकलना है बॉडी से तो हमको बार बार लेने की ज़रूरत भी होती है इनको। अब ये कि आपके सिलेबस में पूछा है डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन, यानी विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे फंक्शन और बढ़ा दें हम। ठीक है ना, क्या है फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है ना, फंक्शन एंड
डेफिशिएंसी डिसीज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन। और एक चीज़ और, इसमें सोर्स भी बढ़ा दें, ठीक है ना, इसमें सोर्स भी आ गया है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा उसको, यहाँ पे सोर्स भी बढ़ा दीजिए, सोर्सेज, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि आपके सिलेबस में तीनों पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन पूछा ज़रूर होगा। अगर नहीं भी पूछा ना तो आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने देखा पेपर पूछ लेता कई बार कि किसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये हमारे नॉर्मल विजन के लिए, यानी आंखों से हम अच्छे से देख सके, हमारे अच्छे आंखें अच्छे से काम करें, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि मतलब उसकी बीनाई अच्छी हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि मतलब ये ज़रूरी है विटामिन ए, ठीक है। ऐसे इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सॉरी, हमारे बोन के लिए, और जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी नर्व वगैरह हैं उनके क्या ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ऐसे ये हमारे स्किन को, हमारे किडनी को और अदर जो क्या कहते हैं ऑर्गन हैं उनको परफेक्ट रखता है। कौन? विटामिन ए। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में आदमी को दिखता नहीं है इस बीमारी में, यानी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी हो जाता है। क्या बोलता है? रतौंधी हो जाता है, जैसे अंधेरा होगा दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है। ज़ीरोफ्थेल्मिया का मतलब ये होगा आंखें एकदम मतलब सूख जाती हैं, ठीक है ना। ड्राइनेस, उसके अंदर जो हमारे जैसे होता है ना लिक्विड जैसा पानी जैसा रहता है, तो वो नहीं रहेगा, सूख जाता है, उसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। तो उसकी कमी की हो सकता है। और क्या है? केराटोमलेशिया हो सकता है। तो केराटोमलेशिया का मतलब होता है कि जो हमारा कॉर्निया है उसके अंदर अल्सरेशन हो जाता है। अब ये कॉर्निया क्या है, अब इसको यहाँ पे ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। जब आँख वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको एचएपी में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा स्ट्रक्चर के हेल्प से, ठीक है ना। कॉर्निया, तो उसमें अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन मतलब ये है कि घाव जैसा हो जाता है, ठीक। और क्या है? ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन हमारी क्या है, सूखी सूखी सी हो सकती है। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। कहाँ से मिलता है हमको? तो ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, सीरियल से, लीवर से, मिल्क से, बटर और एग योल्क। एक बात यहाँ पे बता दूं कि तकरीबन जितने भी विटामिन्स हैं वो सब हमको किस में मिल जाते हैं? लीवर में मिल जाते हैं। सिर्फ एक ही दो हैं, एक शायद ई है और एक सी है, जो हमको लीवर में नहीं मिलते हैं। वरना जितने भी विटामिन्स हैं आप देखेंगे तो लीवर में तकरीबन सब हमको मिल जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है ना, ये स्टोरेज का काम करता है। एक तरीके से समझिए ये हमारा क्या है, स्टोर रूम होता है। यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होकर रहता है या विटामिन स्टोर होकर रहते हैं। तो जितने भी विटामिन हैं ना तकरीबन सब हमको मिल जाते हैं किसमें? लीवर के अंदर, ठीक है ना। लीवर जिसको हम लोग कलेजी बोलते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाया तो एक कह रहा है कि सर ये क्या आप गोश्त बोल देते हो। अरे यार, चाहे मीट बोलो चाहे गोश्त बोल दो, बात है कि जो नहीं खाता भाई ना खाए, किसी के लिए कोई मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो लीवर के अंदर क्या आपको विटामिन वगैरह मिल जाते हैं। अब जाना जब खरीदने, तो अब जब मीट वगैरह खरीदने जाओ आप, तो लीवर ज़रूर खरीदना, ठीक है ना, वहाँ से आपको विटामिन मिल जाएगा। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, इसलिए मैंने दे रखा है इसका। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने ब्रैकेट में दे रखा है ना सबका, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम बोलते हैं। पूछेगा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बता देना कैल्सीफेरोल है, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, आप खा भी रहे हैं ना कैल्शियम वाली चीज़ें, फॉस्फोरस वाली चीज़ें, फिर भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इसलिए कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपके इंटेस्टाइन से, इसलिए वहाँ पे विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है हमको, ठीक है ना। इसीलिए अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। और कैल्शियम की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, या फिर क्या कहते हैं जो हमारे टीथ का ग्रोथ होता है उस वो दिक्कत आएगी, जैसे कि वो रुक जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, दांत नहीं निकलते हैं, दांत फंस जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है उसमें कैल्शियम की गोली देता है। अब कहेंगे यार कैल्शियम की गोली क्यों दे रहा है? वो इसलिए कि कैल्शियम की कमी की वजह से दांत बढ़ नहीं रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको कैल्शियम की दवा दे दिया जाता है।
और क्या करते हैं, इट प्रोमोट्स द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। इट कीप्स बोन हेल्थी, बोन को हमारे हेल्दी रखते हैं ये। और क्या है, इट प्रोमोट्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों के अंदर और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा बड़ों के अंदर। कहाँ से मिलता है हमको, तो आप देखेंगे कॉड लिवर, यहाँ पे भी आ गया फिश लिवर ऑयल, एग योल्क से, अंडे की जर्दी से मिल जाता है, और एनिमल लिवर से मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा विटामिन ई। इसके फंक्शन क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल। फंक्शन क्या है इसका, इट इज़ हेल्पफुल फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये तो आप जानते ही होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, अगर नहीं जानते हैं तो HFP में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो उसमें ये क्या है, उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको विटामिन ई की। ऐसे क्या, इट इज़ गुड एंटीऑक्सीडेंट, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन को रोकता है। ये हमारी जो दवाएं वगैरह बनती हैं ना, आपने उसमें भी पढ़ा क्या, फार्मास्यूटिक्स के तीसरे चैप्टर में एंटीऑक्सीडेंट भी हम लोग डालते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ठीक है ना। उसकी वजह से चीज़ें हमारी खराब नहीं होती हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स को भी क्या है, ये दूर कर देता है, फ्री रेडिकल्स को अपने साथ कर लेता है और बॉडी से एलिमिनेट करता है। इस तरीके से ये हमारे स्किन वगैरह को, या क्या कहते हैं, हमारे सेल को डैमेज होने से रोकता है, कैंसर होने से रोक देता है ये, ठीक है ना, विटामिन ई। ऐसे क्या, इट प्रिवेंट्स लिवर सेल फ्रॉम टॉक्सिसिटी, लिवर को टॉक्सिसिटी होने से रोकता है ये, ठीक है ना। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट नर्व फाइबर फ्रॉम डीमाइलिनेशन। अब ये क्या है भाई, डीमाइलिनेशन, तो नर्व फाइबर आप जानते हैं, यानी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन का जो एक जोन होता है ना, उसको वहाँ पे हम लोग करते हैं ये मान लीजिए आपका न्यूरॉन है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन है, तो ये एक जोन होता है, तो यहाँ पे माइलिन शीट होती है, ठीक है ना, एक तरीके से समझिए कवरिंग होती है। जैसे हम लोग को ठंडी लग रही, कपड़ा पहन लिए हमने, ठीक है ना, ये आपने वायर देखा होगा, वायर, ठीक है ना, ये वायर होता है, तो ये वायर के ऊपर ये कवर चढ़ा दिया ना, ताकि यहाँ से करंट इधर उधर फ्लो ना करे, करंट ना लगे। ऐसे ही इसमें से करंट इधर उधर ना निकले, तो वहाँ पे एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं माइलिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, माइलिनेशन हो गया है। अब उसी को रोकता है। अब अगर यहाँ से ये क्या कहते हैं, जो इसकी कवरिंग है ये टूट टूट के हटने लगे, तो उसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन। क्या होता है उसको, डीमाइलिनेशन। तो ये जो होता है विटामिन, वो डीमाइलिनेशन को रोकता है, यानी इस कवरिंग को टूटने नहीं देता है, ठीक है ना, डीमाइलिनेशन को रोकता है। ऐसे क्या, इट प्रिवेंट्स रैंसिडिटी, ये रैंसिडिटी को रोकता है। रैंसिडिटी का मतलब क्या है कि चीज़ों को खराब होने से, सड़ने से बचाता है ये, ठीक है ना। अगर किसी में डाल दिया जाए तो एक तरीके से प्रिजर्वेशन का काम करता है, उसको खराब नहीं होने देता जल्दी से। और क्या, डिफिशियंसी डिसीज क्या है, तो टूथ डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी दांत पीले पीले से हो जाएंगे, उनका कलर गिर जाता है। ऐसे क्या, आरबीसीज क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और उसकी वजह से फिर और क्या भी हो सकता है, एडीमा हो सकता है। एडीमा मतलब ये होता है कि किसी एरिया में पानी आके जमा हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्या है, स्टेरिलिटी इन मेल, ठीक है ना, मेल तो जानते ही हैं, यानी मर्दों के अंदर इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ई की, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी, यानी आदमी अब नामर्द हो सकता है, ठीक है ना, नामर्दी की तरफ जा सकता है। और क्या है, डेथ ऑफ फीटस इन यूटरस इन फीमेल, और फीमेल में क्या होता है कि बच्चा क्या है, यूटरस के अंदर ही मर जाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो बच्चा मतलब डेवलप नहीं होता, वहीं पे मर जाता है, सूख जाता है, ठीक। अब इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलता है हमको, तो मीट से मिल जाता है, लीवर से मिल जाता है। लो जी, ये तो विटामिन ई लीवर से मिल रहा है, तो फिर मतलब शायद विटामिन के है जो लीवर में नहीं मिलता है, ठीक है ना। विटामिन के और विटामिन सी है शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं हो रहा, लेकिन यही है शायद, विटामिन के है और विटामिन सी जो हमको लीवर में नहीं मिलता है, वरना तो सब लीवर में आपको मिल जाते हैं। जैसे विटामिन ए भी मिल गया, फिश में मिल जाता है, चिकन में मिल जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है, और एक योल्क में मिल जाता है। इसको ज़रूर खाना भाई, बहुत काम की चीज़ है ये। उसके बाद आता है आपका विटामिन के, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम है इसका। फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। ब्लड की क्लोटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स की एक्टिविटी को, उनके काम को बढ़ा देता है विटामिन के, ठीक है, ताकि आराम से जाके जल्दी से वो ब्लड क्लोटिंग कर सकें। ऐसे ये क्या है, लीवर को हेल्प करता है टू मैन्युफैक्चर द एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये लीवर की हेल्प करता है
टू मैन्युफैक्चर द एंजाइम, उस एंजाइम को बनाने के लिए दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में क्या कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी इसके बनने में क्या करता है, वो रास्ता आसान करता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसान कर देता है। तो उस एंजाइम के बनाने के लिए लीवर की हेल्प करता है कौन, विटामिन के। कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है देखना। तो प्रोथ्रोम्बिन भी क्या एक तरीके से ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। एफिशिएंसी डिसीज क्या है, तो डिले इन ब्लड क्लोटिंग, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी जल्दी से, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर, लीवर सही से काम नहीं करता है। इसके सोर्सेज का क्या है, कहाँ से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाते हैं, ठीक है। स्पिनेच यानी जो हमारा क्या कहते हैं पालक होता है, कैबेज वगैरह से मिल जाते हैं, पत्ता क्या बोलते हैं उसको, पत्ता गोभी, सोयाबीन से मिल जाता है हमको। और क्या है, वीट जर्म से मिल जाता है हमको। तो वीट जर्म क्या होता है, वीट जर्म का मतलब होता है कि जो गेहूं है उसको अगर हम लोग पानी में भिगो के रख देते हैं या फिर उसको हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, गीली मिट्टी में, तो वो जो जमने लगता है ना, छोटी छोटी उसकी कोपलें निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं वीट जर्म। विटामिन के क्या है, ये लीवर में हमको नहीं मिलता है, ठीक। मैंने कहा था ना कि ये कोई एक है जो ये विटामिन के है जो हमको लीवर में नहीं मिलता है, बाकी सारे विटामिन मिल जाते हैं और सी नहीं मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 जिसको हम लोग बोलते हैं थायामीन, ठीक है ना, थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका क्या फंक्शन है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड एपेटाइट, अच्छे से भूख लगे उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है विटामिन B1 की, ठीक है। ऐसे इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, बॉडी हमारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से यूज़ कर सके, उसमें हेल्प करता है कौन, विटामिन B1, ठीक है ना, थायामीन। और क्या, इट इज़ नीडेड फॉर ब्रेन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसके लिए हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो बेरी बेरी हो जाता है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास से, ठीक है ना। तो बेरी बेरी रोग में क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, एडिमा हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, क्या कहते हैं, आदमी को कमजोरी हो जाती है, सर में दर्द होगा, इंसोम्निया होगा, अच्छे से नींद नहीं आएगी, और जीआईटी डिसऑर्डर हो जाता है, खाना सही से हजम नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक। अब ये कहाँ से मिलता है हमको, तो राइस ब्रान से मिल जाता है। कहाँ से मिलता है, राइस ब्रान से मिल जाता है। वीट ब्रान जो होता है, राइस मतलब चावल का जो ब्रान होता है, वहाँ से मिल जाता है। ब्रान तो आप जानते होंगे, जब जब क्या कहते हैं, धान से चावल बनाया जाता है तो जो छटाई होती है ना, वहाँ पे ब्रान निकलता है, एक तो भूसा निकल जाता है एक तरफ, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो मतलब आते हैं छटाई करने के लिए, पहले तो लेके जाना पड़ता था मशीन पे, अब तो ऐसा सिस्टम आ गया वो लेके आ जाते हैं, अब धान डालते रहिए, और फिर क्या होगा, वहाँ पे एक तरफ चावल निकलता है और एक तरफ भूसा निकलता है, उसका जो भूस होती है वो निकल जाता है, ऊपर से छिलका, और एक तरफ बरान निकलता रहता है, ठीक है ना। हालांकि वो बरान बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन वो सारा लेके वो चला जाता है, उसको बेचता है, हालांकि पैसा नहीं लेता है वो हमसे, मतलब हम लोग धान अपना, उसको बोलते हैं धान कुटवाना, ठीक है ना। तो धान की छटाई जब होती है तो वो पैसा वगैरह कुछ नहीं लेता, सिर्फ वो जो बरान निकलता है ना, वो लेके जाता है वो। तो मालूम है उसको भी कि वो काफ़ी कीमती है, लोगों को पता नहीं होता है, और लोग लेके भी क्या करेंगे, उसको रखते हैं अगर ज़्यादा दिन तो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उसको यूज़ नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो क्या है, वो लेके जाता है। तो उसी बरान की बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें हमको क्या मिल जाता है, विटामिन B1, तो धान में जो होता है वो सब निकल जाता है, और गेहूं में के गेहूं का जो मतलब छिलका होता है उसमें भी होता है, तो उसको चोकर में निकाल देते हैं हम लोग, बाहर कर देते हैं। तो दोनों जो भी जहाँ से भी हमको विटामिन B मिलने वाला था उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। होल ग्रेन में पूरा जो अनाज होता है उसमें मिल जाता है, नट्स में मिलता है हमको, दाल वगैरह में मिल जाता है, बीन में मिलता है, ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है उसमें मिल जाता है, लीवर में भी मिल जाता है, ठीक है ना, अंडे में मिल जाता है, फिश में मिल जाता है, मीट में मिल जाता है, और मिल्क में मिल जाता है, ठीक। अब उसके बाद आता है विटामिन B2, उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक। इसका फंक्शन क्या, इट हेल्प्स द रेगुलेशन ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए जो हार्मोन मतलब काम करते हैं, तो उसके रेगुलेशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट स्टिमुलेट द ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो हमारी आंखों में जो नर्व्स होती हैं, ठीक है ना, जो मतलब लेके जाती है मैसेज दिमाग तक, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी समझिए उसको मजबूत बनाते हैं, ठीक। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो क्या कहते हैं, जो होठों में क्या होगा, इंजरीज होने लग जाता है, इसकी कमी होगी तो पता चला कि यहाँ पे कट सा लग जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है ना। क्रैक्स एट द माउथ एंगल्स,
माउथ के जो दोनों किनारे एज, ये आप कह सकते हैं जो लिप्स के एज हैं वहाँ पे मतलब क्या होता है क्रैक हो जाते हैं, फट जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, एक्जेमा हो सकता है फेस के ऊपर। एक्जिमा ये स्किन डिसऑर्डर में आता है, आप पढ़ेंगे अगले साल, ठीक है ना, फार्माकोथेरापेटिक में। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको खुजली सा होगा, वहाँ पे दाना सा हो जाएगा, ठीक है ना, और रेड रेड सा हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, इसकी कमी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है ना। हेयर लॉस किसकी वजह से हो सकता है, खासतौर से लड़कियां ध्यान दें, विटामिन B2 की वजह से, राइबोफ्लेविन की वजह से। ऐसे क्या है, रेड आई, ऐसे क्या और क्या हो सकता है, रेड आई हो सकता है, ठीक है ना, आंखें लाल लाल से हो जाती हैं, और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और कैटेरेक्ट भी हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, ठीक है ना। मोतियाबिंद में एक मतलब आंखों के ऊपर एक पर्दा सा पड़ जाता है, आदमी को दिखता नहीं है, साफ धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है। कहाँ से मिलेगा, मिल्क से मिल जाता है, लीवर से मिलता है, एग योल्क से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, स्प्राउट सीरियल से मिलता है। जैसे कि गेहूं है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चना है, चना, ठीक है ना, उसको रख देते हैं तो उसमें जो उसका छोटा छोटा सा निकल जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं यार उसको, अंकुरित हो गया है, ठीक है ना, अंकुरित हो जाता है, उसको बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे गेहूं को कर लिया, या चने को कर लिया, या और भी मेथी है, कई सारे होते हैं, तो मटर है, तो स्प्राउट जो सीरियल हो गए हैं, तो उसमें से हमको जब उसको खाते हैं तो वहाँ पे हमको विटामिन B2 मिल जाता है। और विटामिन B3 इसको बोलते हैं नियासिन, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म्स मेटाबॉलिक फंक्शन, ये मेटाबॉलिक फंक्शन में काम आता है। ऐसे इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हमें विटामिन B3 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे क्या, इट कीप्स नर्व सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। ऐसे क्या करते हैं, डेफिशिएंसी, और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना, स्किन के अंदर क्या है, सूजन सा हो जाएगा, खुजली सी होगी। ऐसे कि डायरिया हो सकता है, ऐसे क्या है, डिमेंटिया हो सकता है, यानी मेमोरी लॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोनल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। ऐसे क्या है, इस कहाँ से मिल जाएगा, तो लीवर से मिल जाएगा, फिश से, बीन से, और पीनट से मिल जाता है हमको। अब उसके बाद आता है विटामिन B5, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, बच्चों के और क्या कहते हैं जो छोटे एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं, तो उसके ब्रेकडाउन के लिए, या फैट से यूज़ करते हैं तो फैट के ब्रेकडाउन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी होगी तो क्या होगा, अनेमिया हो जाएगा, ग्रोथ प्रॉब्लम होगा, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या हो गया, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है ना, लीवर के अंदर फैट जमा हो सकता है, फिर धीरे धीरे लीवर खराब होने लगता है, लीवर नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है, सिरोसिस हो जाता है, ठीक। उसके बाद अब ये कहाँ से मिलता है हमको, हनी से मिल जाता है, ऐसे सीरियल्स जो अनाज वगैरह वहाँ से मिल जाता है, नट से मिलता है, एग से मिलता है, लीवर से मिल जाता है, ठीक है ना। देखना लीवर, लीवर जहाँ आए तो वहाँ पे मिल्क भी बढ़ा दीजिए, मीट बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, फिश वगैरह बढ़ा देंगे चलेगा। और कहाँ से मिल जाता है हमको, ब्रांच से मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन B6 जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिडोक्सिन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन इसका नाम है साइंटिफिक। इसका फंक्शन क्या है, इट इज नीडेड फॉर इन्फेंट ग्रोथ, और क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे न्यूरो होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो हमारे नर्व में ही मतलब क्या होते हैं, एक तरीके से ये बनते हैं, अब उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। फिर वो क्या करते हैं, मतलब आगे वो मतलब मैसेज को लेके जाते हैं, या अपने क्या कहते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं, और ये रिसेप्टर से बाइंड भी करते हैं। जब रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो कुछ फंक्शन शो करते हैं। ये जो डोपामिन होते हैं ये एडिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है ना, अगर ये उससे बाइंड करते हैं तो हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, डोपामिन ही ऐसा, ये जो मतलब डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और भी एक दो जो आदमी को एडिक्शन होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आदमी कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीने का उसको एडिक्शन हो गया, तो एडिक्शन कराने में भी ना डोपामिन का एक बड़ा रोल होता है। आदमी को जो किसी काम को करने में जो मज़ा आता है, मतलब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा कौन दिलाता है, डोपामिन दिलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के फॉर्मेशन में विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है, अगर इसकी कमी होगी तो फिर क्या होगा, वो अनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, जो डिप्रेशन हो जाएगा, और इसकी कमी कह रहे हैं कि बहुत कमी होती है, इसकी कमी होती नहीं है, ठीक है ना।
तो डिप्रेशन में आदमी जा सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिक्रीज इम्यून सिस्टम, ये इम्यून फंक्शन आदमी का ये कमज़ोर हो सकता है, और अनेमिया भी हो सकता है। अब इसका कहाँ से मिलेगा? मिल्क से, लीवर से, एग योल्क से, मीट से, लीफी वेजिटेबल से हमको मिल जाता है, ठीक है ना। आगे हमें विटामिन B7 जिसको बायोटीन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। फंक्शन क्या? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है ना। इनके मेटाबॉलिज्म में काम करता है और एनर्जी बनाने में विटामिन B7 की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी कमी की वजह से क्या होगा? तो एलोपेशिया हो जाएगा। एलोपेशिया क्या होता है? हेयर लॉस होगा, ठीक है ना। हेयर लॉस को क्या बोलते हैं? एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसे क्या? हेयर ग्रेइंग हो जाएगा, ठीक है ना, कलर बदल जाता है उसका, ग्रे ग्रे कलर का हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा हमको? हनी से मिलता है, मिल्क से, लीवर से, एग योल्क से मिल जाता है, मीट से और फिश से मिल जाता है हमको। ये सब चीज़ें तो खाते ही रहते हैं। हाँ, हनी बहुत कम खाते हैं लोग। उसके बाद आता है विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। जब प्रेग्नेंट होती है कोई मतलब औरत, तो उसको ये दिया जाता है फोलिक एसिड, ठीक है ना, ज़्यादातर। और भी देते हैं विटामिन, लेकिन फोलिक एसिड भी दिया जाता है, आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है, लेकिन फोलिक एसिड अलग से भी दिया जाता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये क्या करता है? कंट्रोल होमोसिस्टीन लेवल। होमोसिस्टीन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, ठीक है ना, काफ़ी एसेंशियल, वो भी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसके लेवल को कंट्रोल करता है। ऐसे इट ब्रेक होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है ना। ये जो अमाइनो एसिड है इसके ब्रेकडाउन में भी ये क्या होता है? काम करता है। डिफिशियंसी डिसीज क्या है इसका? तो डीएनए सिंथेसिस अफेक्टेड हो जाता है। अगर इसकी कमी हो तो डीएनए का सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल लार्ज रेड ब्लड सेल्स, क्या कहते हैं, जो अगर इसकी कमी होगी फोलिक एसिड की, तो क्या होता है? जो आरबीसीज वो बनते तो हैं, लेकिन उनका साइज क्या होगा? बड़ा बड़ा बन जाएंगे, ठीक है ना, और वो अच्छे से फॉर्म नहीं होंगे, अपना काम नहीं कर पाते हैं वो, ये समझिए। बन जाएंगे बड़े बड़े से, और जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसा फंक्शन नहीं कर पाते, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, इसकी अगर कमी हो जाती है तो। ये कहाँ से मिलता है हमको? लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, लीवर से मिल जाता है, एग से हमको मिल जाता है ये। उसके बाद आता है आपका विटामिन B12 जिसको बोलते हैं कोबालामिन या साइलोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए, यानी डीएनए के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज के बनने के लिए, और वो बनने के बाद मैच्योर भी हों, यानी मतलब अच्छे से डेवलप हो जाए, जो काम कर सके, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है ना। और क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब ये इसकी कमी की वजह से क्या होगा? तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी जो मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या है? इनफर्टिलिटी भी हो सकती है आदमी को, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी मतलब के मतलब वो क्या बोलते हैं, नामर्दी हो सकता है। ऐसे क्या? डीमाइलिनेशन हो जाता है, मैंने बताया ना, डीमाइलिनेशन जो नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें माइलिन शीथ होती है, तो वो क्या होगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। इसकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अभी बताया मैंने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। ऐसे क्या? कहाँ से मिलेगा? लीवर से मिल जाता है, मिल्क से मिल जाता है, और मोल्ड से मिल जाता है, ठीक है ना। मशरूम वगैरह खाते हैं वहाँ से मिल जाता है, और क्या है? एग से मिलता है ये। उसके बाद आता है आपका विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है? हमारे इंटेस्टाइन से। ऐसे क्या? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरसेस एंड कोल्ड, ठीक है ना। जो आदमी को नज़ला जुकाम हो जाता है या वायरस वगैरह होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमको क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और क्या? इट कीप्स गम एंड कैपिलरीज हेल्दी, हमारे जो मसूड़े होते हैं या जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ये नसें निकल के आ रही हैं, ठीक है ना, मोटी मोटी, फिर आगे जाके और पतली हो जाती हैं, और पतली हो जाती हैं, तो जो एकदम पतली पतली नसें होती हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो उनको हेल्दी रखने के लिए, यानी वो मजबूत रहे, उसके लिए विटामिन C की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्या? इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, आदमी को कहीं पे जख्म वगैरह हो गया तो उसकी हीलिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी की वजह से क्या होगा? तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना, स्कर्वी डिसीज हो जाता है, मसूड़े फूल जाएंगे टीथ। इसकी कमी की वजह से क्या होगा? कि मसूड़ों से जो गम्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती है, खून आता है, और दांतों में क्या है, मतलब दांत सड़ने लगते हैं। ऐसे क्या होता है? फिर अगर ज़्यादा कमी होगी तो फिर लूजिंग क्या हो जाएगा? टीथ, यानी दांत गिरने लग जाएंगे, दांत आदमी के बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएगा? हेमोरेज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ कैपिलरीज। क्या होता है? हेमरेज आपने सुना होगा, तो हेमरेज का मतलब क्या होता है? कैपिलरी कहीं पे फट गई हो, ब्लड वहाँ से निकलने लगा,
तो उसको बोलते हैं हैमरेज। तो चूँकि अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा, जो कैपिलरीज हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हैमरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। हो सकता है ब्रेन हैमरेज हो जाए, यानी वहाँ की जो कैपिलरीज है वो फट गई। ऐसे क्या होता है, इसकी वजह से वुंड हीलिंग में दिक्कत आती है, ठीक है ना। वुंड हीलिंग होगा नहीं, डिले हो जाएगा। अब ये कहाँ से मिलता है हमको, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं वहाँ से मिल जाता है। ग्रेप्स से मिल जाता है हमको, अंगूर से मिल जाता है, एप्पल से। और कहाँ से मिलता है, पपाया से और गुआवा से। पपाया से मिल जाता है और हमको अमरूद से मिल जाता है, और सब्जियां वगैरह जो हैं, ठीक है ना, उनसे मिल जाता है। इसमें भी आपने देखा लीवर रही है, तो दो ऐसे हैं विटामिन, एक विटामिन सी और विटामिन के, जो मतलब लीवर से नहीं मिलते। बाकी जितने भी विटामिन है वो सब हमको लीवर से मिल जाते हैं। बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। आज मैं दिन में भी नहीं सोया हूँ, सुबह में बहुत जल्दी उठ गया था, 5 बजे ही तकरीबन। तो पूरे दिन मैंने मतलब काम किया है, इसलिए कि बीच में हमारा जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश, अगर इतनी मेहनत भी करें फिर भी आप वीडियो को लाइक ना करें आप, तो ये अच्छा नहीं लगता है हमको। जब आप लाइक करते हैं वीडियोस को, कमेंट करते हैं, तो एक एनर्जी मिलती है और आदमी जोश के साथ में हमें पढ़ाता है। तो कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।